relevant things from just add relevant things from the NCRTs to your reference books itself. Because when you read multiple sources, your retention part decreases. Understood? So always have the faith कि NCRT पढ़ ली, additional चीजें निकाली, reference books में डाल दी. If you are studying still, so that आपके पास एक सोर्स है, आप वही पढ़ रहे हैं. और फिर वहीं की वहीं PYQ. जैसे ही PYQ देखे, अब वहीं की वहीं ना वो टॉपिक्स ना मार्क कर लेना इंडेक्स में. तो जब आप नेक्स्ट टाइम, whenever you will study next time, you will study everything, but you will focus more on those topics which are repeated. This is a smart way of covering paper. Remember that. It helped me a lot in increasing my marks, and I think that is why I could clear consecutively prelims. Then, second most important thing comes after reading is revision cycle. What I feel is revision cycle, everybody has its own way of revising. ठीक है, मेरे पास आई रिसीव लॉट ऑफ मैसेजेस कि सर रिवीजन साइकिल होता क्या है, रिवीजन करते कैसे हैं. तो मेरा अप्रोच ये रहता था, आई यूज्ड टू टेक वन सब्जेक्ट एट अ टाइम, उसको 4-5 दिन में कंप्लीट किया, या जितने भी 2-3-4 जितने भी लग रहे हैं आपको, बट फिक्स अ टाइमलाइन. और अगर आप इफ यू आर डूइंग 2 सब्जेक्ट्स एट अ टाइम एंड डू नॉट डू मोर देन 2, फालतू खिचड़ी बन जाएगी. तो आप 2 सब्जेक्ट इफ यू आर डूइंग, then remember कि calculate the number of hours that you are devoting for each subject. Do not feel कि यार मुझे लक्ष्मीकांत में 8 दिन लग रहे हैं. Actually you are doing 2 subjects, तो effectively वो 4 दिन लग रहे हैं. Understood? तो उसको प्रेशराइज्ड मत होना उस चीज को लेके कि मैं ये कर पाऊंगा या रिवीजन कर पाऊंगा या नहीं. ये बहुत जरूरी है समझना. जब when I started my revision cycle, I used to take more than 1 month, more than a month for the whole of all the books and all the subjects. But gradually, because we study a lot of times, we get good retention of things, grasp of things. Even though दिमाग में हमेशा ये रहेगा कि यार मे बी मुझे याद नहीं रह रहा, या फिर मैं रिटेन नहीं कर पा रहा हूँ जितना बाकी कर पा रहे हैं, बिकॉज वी ऑलवेज कंपेयर. बट ये विश्वास रखना कि जितना आपने पढ़ा है 3-4 बार, अदर लोगों ने भी उतना ही 3-4-5 बार पढ़ा हुआ है. बट मैटर क्या करता है, आप उसको इफेक्टिवली पढ़ते कैसे हो. पढ़ाई का मैंने बताया, रिवाइज CPYQs, बट सेट योर ओन टाइमलाइन. जैसे 4 दिन आपने पॉलिटी को दिए, 3 दिन ज्योग्राफी एक्सेट्रा ऐसे दिए, टोटल मान लीजिए 25-26 दिन की साइकिल बनी. तो आप ये सोचिए, अभी से अपने पास 4 महीने हैं, फेब्रुवरी मार्च, चलिए ऐसा लिए मार्च अप्रैल में और आधा फेब्रुवरी, तो मान लीजिए 3-3.5 महीने हैं. तो 3.5 months इज इक्वल टू अराउंड 100 days, अराउंड 100. मैं थोड़ा कम ले रहा हूँ क्योंकि वेस्ट भी होता है दिन. तो 100 days में अगर आप 25 दिन की रिवीजन साइकिल बनाते हैं, स्टिल यू विल बी एबल टू कंप्लीट होल ऑफ सिलेबस 4 times. 4, और ये मैं बहुत कंजर्वेटिव फिगर ले रहा हूँ. और ऑलवेज रिमेंबर, फर्स्ट टाइम मे बी आपको 25 days लगे, बट सेकेंड टाइम आपको 23 लगेंगे, 22 ज्यादा नहीं लगते हैं. Because that creates a kind of impression in your head, whatever you have studied. Then next time आपको 18 days ही लगेंगे. तो definitely and effectively you will be able to complete it 4 times. ये ध्यान रखना, revision is at most important. और जो बुक, जो नोट्स खुद के बना लिए वो बना लिए. मैं पर्सनली अपने रेफरेंस बुक्स के नोट्स नहीं बनाता था, और मैं रिकमेंड भी नहीं करता, बिकॉज प्रीलिम्स इज वेरी ट्रिकी. क्या आ जाए क्या ना आ जाए, तो यू शुड हैव अ गुड ग्रिप ऑफ एंड कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, वेरी इंपॉर्टेंट. तो नोट्स रेफरेंस बुक्स के बनाने की नीड नहीं लगती थी मुझे, बट रिविजन साइकिल जरूर इंपॉर्टेंट है. तो कैसे रिवाइज किया, सब्जेक्ट PYQ, सब्जेक्ट PYQ. इफ यू गो इन दैट फॉर्म, मैं ही नहीं कह रहा PYQ पे पूरा दिन निकाल दो, जस्ट डिवोट एन आवर. PYQ इन द सेंस कोई भी मॉक का पेपर, ये होगा फेब्रुवरी मार्च में. अप्रैल से डू PYQs. अप्रैल से नाउ गेट दैट फील कि हाउ क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन UPSC. एंड इन फेब्रुवरी मार्च यू विल बी एबल टू रिवाइज एंड प्रैक्टिस मॉक्स. तो उससे क्या होगा कि आप ये सीख गए कि पेपर करना कैसे है, वो भी अपन डिस्कस भी करेंगे अच्छे से.
एंड फिर यू विल अप्लाई योर नॉलेज इन पीवाईक्यूज। ये मुझे बहुत पसंद आता था ये चीज, कि पहले आप सीखो फिर अप्लाई करो, रादर देन पहले अप्लाई करना और फिर सीखना। इससे अपने पीवाईक्यूज वेस्ट हो जाएंगे, बट डोंट वेस्ट योर पीवाईक्यूज, वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज करंट अफेयर्स। बहुत कंफ्यूजन है, बहुत चीजें हैं, आप लोग परेशान होते हैं, मैं भी होता था। मैं बताऊं मैं क्या मिस्टेक करता था। इनिशियली इन द फर्स्ट few attempts, even 2 attempts I would specifically say, कि मैं अपने नोट्स न्यूज़पेपर के भी बना रहा हूँ, मंथली मैगजीन के भी बना रहा हूँ, हर चीज के नोट्स बना रहा था। उससे मैं गलती क्या होती थी, मैं रिवाइज ही नहीं कर पाता था। डेली 3 घंटे तो न्यूज़पेपर पे जा रहे हैं, इसका फायदा नहीं है। ऑलवेज लुक फॉर इनपुट आउटपुट, ऑलवेज लुक फॉर इनपुट आउटपुट। तो जब आप, मे बी आप लोगों को ये सब पता हो, लेकिन जरूरी है कि दिमाग में डलना और उसको किस तरीके से रिफाइन करना। तो करंट अफेयर्स में क्या कीजिएगा कि न्यूज़पेपर के नोट्स बनाने की कोई नीड नहीं है, ठीक है। बिकॉज जितना आप करंट अफेयर्स के पीछे भागेंगे आप उसको कंप्लीट नहीं कर सकते। दैट, प्लीज कीप दैट इन माइंड। इवेंचुअली यू विल लीव सर्टेन थिंग्स, इवेंचुअली यू विल लीव सर्टेन थिंग्स, बट वहां पे क्या काम आएगा, हाउ टू सॉल्व पेपर, विच विल डिस्कस लेटर। अंडरस्टूड। इसके बाद बात आती है कि आप पढ़ तो रहे हैं करंट अफेयर्स, अब मैं उसको कंपाइल कैसे करूं। मेरी स्ट्रेटेजी हमेशा यही रहती थी, कि एक मंथली मैगजीन और एक कंपाइलेशन। कंपाइलेशन इज ईयरली विच इज आई थिंक इन द मार्केट, आई डोंट नो, थोड़ा मैं मार्केट से आउट ऑफ टच हूँ। क्योंकि एक्चुअली आपको बताऊं कि नेशनल पुलिस एकेडमी जहाँ मैं अभी हूँ ट्रेनिंग कर रहा हूँ, तो मेरी पासिंग आउट परेड है 11 फरवरी को। जो लोग नहीं जानते, मतलब दैट इज लाइक फाइनल कल्मिनेशन ऑफ आवर ट्रेनिंग। तो उसी कारण हमारी डेली करीब 7 घंटे की परेड चल रही है। तो परेड बड़ी खतरनाक हो जाती है जब 7 घंटे हो जाती है, लेकिन स्टिल आपको अगर वो होता है ना, किसी चीज का पैशन होता है तो आप कर लेते हो। सिमिलरली आपको अगर ऐसा पैशन है कि मैं दिन भर पढ़ रहा हूँ, 10 घंटे पढ़ रहा हूँ, 12 घंटे पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, पर मेरे हिसाब से हमेशा 30 मिनट्स खुद के लिए निकालना, डे हमेशा निकालना बहुत जरूरी है। 30 मिनट्स, रिमेंबर दिस 30 मिनट्स कि ये मेरा टाइम है, और ये मैं बहुत ट्राई करता हूँ कि मैं अपना आज भी निकालता हूँ। खैर, तो करंट अफेयर्स क्या होता है कि आप जैसे डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो या फिर कंपाइलेशन है, तो मंथली मैगजीन प्लस ईयरली कंपाइलेशन, इनसे क्या करो, खुद के नोट्स बनाओ। इनके हिसाब से नहीं बन रहे हैं तो इसलिए हमने आईएएस प्रीरिक्विजिट जो मैंने जो हमारा वो चल रहा है टेलीग्राम ग्रुप, तो उसमें फॉर ऑल वो चालू किया है कि डेली न्यूज़पेपर में पढ़ना क्या है, और वो जो मेन न्यूज़ है उसका वीडियो डलता है डेली। तो उसका पर्पस ही ये है कि टू मेक यू अवेयर अबाउट हाउ टू स्टडी न्यूज़पेपर, हाउ टू रीड न्यूज़, व्हाट आर रेलेवेंट थिंग इन न्यूज़ एंड व्हाट आर नॉट। तो आप वो भी चेक कर सकते हैं, यूट्यूब वगैरह पे डलता है। प्लस जो आपका कंपाइलेशन है, तो मैं क्या होता था, मेनली सिर्फ दो ही चीजें यूज कर पाता था। एक अपना मंथली मैगजीन जो मैं यूज करता था, और एक कंपाइलेशन। उसके नोट्स बनाता था सब्जेक्ट वाइज। लेकिन इशू क्या होता था, स्टिल वी वर वेरी लिमिटेड, हाउ ओनली 2 सोर्सेज वी आर डूइंग, ठीक है। तो एज ए ह्यूमन वी हैव लिमिटेड कैपेसिटी एंड टाइम टू डू थिंग्स। हाउएवर, इसलिए हमें ऐसा लगा कि ऐसा क्या करना चाहिए कि आप लोगों के लिए ये चीज थोड़ा इजी हो जाए, हाउ टू मेक थिंग्स इजी और बेटर फॉर यू। सो फॉर दैट स्पेसिफिकली ये जो कंपाइलेशन स्टार्ट किया है टेलीग्राम ग्रुप पे, और ये बहुत ही ऐसा इनिशिएटिव था कि सभी ऑलमोस्ट सोर्सेस को कंपाइल करके बहुत छोटे से मैं आपको बता पाए, जो कि अंतिम नाम दिया हमने। अंतिम नाम ही इसलिए कि ये फाइनल कल्मिनेशन हो करंट अफेयर्स का। तो इसका पर्पस ये था कि जो मैंने अपने प्रिपरेशन के टाइम स्ट्रेटेजी यूज की थी, उसको और इफेक्टिवली कैसे आप लोगों तक डिलीवर किया जाए। क्योंकि जो कि बहुत फार फ्लेजेड या फिर ऑनलाइन प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए बहुत इशू हो जाता है सारी चीजें मिलना, और फिर उस चीज को समझना कि करना कैसे है। विच आई ऑलवेज से कि यू डोंट नीड अ कोचिंग बट यू नीड अ गुड कोच। तो इसीलिए आप ऐसा कंपाइलेशन करिए, ये नहीं तो कुछ और।
अगर आप ये यूज नहीं करना चाहते, आप कुछ और करिए, लेकिन खुद के नोट्स बनाइएगा स्पेसिफिकली करंट अफेयर्स के। नहीं बन रहे हैं तो इस टाइप के अंतिम टाइप के कंपाइलेशन देख लीजिए। ये इनिशिएटिव ही इसलिए है, आप समझ रहे हैं। तो नोट्स कैसे बनाने हैं, सब्जेक्ट वाइज, जैसे 90 to 100 पेजेस होते हैं मंथली मैगजीन में, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम इट, और वो स्पेसिफिक चीजें पकड़ लो, ठीक है। तो जब वो स्पेसिफिक चीजें पकड़ लोगे, उसको लिख लिया, और फिर कंपाइलेशन से जो भी चीजें एडिशनल है वो ऐड कर। तो ये होता है खुद के नोट्स बनाने की टेक्निक, या फिर आप कोई अंतिम टाइप की चीज यूज कर लो। अंडरस्टूड। ये हो गया करंट अफेयर्स। मैं बता रहा हूँ इसके अलावा ज्यादा मत करना, परेशान हो जाओगे, और इफेक्टिव रिजल्ट नहीं आ पाता है उससे। इनपुट आउटपुट रेशो का ध्यान रखना, क्योंकि अपने को लगता है अपन करंट अफेयर सब कुछ कवर कर लें, लेकिन वो इफेक्टिवली पॉसिबल नहीं है। अंडरस्टूड। तो वो चीजें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मेरा पर्पस भी था ये सेशन करने का, टेस्ट सॉल्विंग। ऑलमोस्ट बहुत 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 सारे एस्पिरेंट से बात की हुई है मैंने। तो अराउंड मुझे लगता है 60 to 70% एस्पिरेंट्स क्या करते हैं कि जब टेस्ट सॉल्व करते हैं तो उसका टेस्ट सॉल्व किया, आंसर्स देखे, सॉल्यूशंस देखे, जो भी एक्स्ट्रा नॉलेज है ली, और खत्म, टेस्ट सॉल्व हो। नेवर डू दैट। टेस्ट सॉल्विंग और पढ़ने में फिर फर्क क्या रह जाएगा। आप पढ़ाई में भी नॉलेज ले रहे हो, टेस्ट सॉल्विंग में भी नॉलेज ले रहे हो। और ये मैं बार बार कहता हूँ, मत करिएगा ये गलती, मैंने की थी स्टार्टिंग में। अब टेस्ट सॉल्विंग एक्चुअली कैसे करते हैं, आपने टेस्ट सॉल्व किए, स्टार्टिंग में 10 एक टेस्ट के लिए ऐसा करना, तो फिर आपका फ्लो बन जाएगा। 3 पार्ट्स में डिवाइड करना, कॉन्सेप्चुअल, डाउटफुल एंड अननोन। ये सब प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा इफ यू वांट, ताकि जो भी मेरा 5 साल 7 साल का एक्सपीरियंस है वो आप लोगों को मैं 30 मिनट्स में दे पाऊँ। तो कॉन्सेप्चुअल, डाउटफुल एंड अननोन, 3 टाइप के क्वेश्चन में डिवाइड कीजिए, और मार्क कीजिए कि आप कहाँ ज्यादा सही या गलत कर रहे हैं। ये हो गया पहला एनालिसिस। इससे आपको ये समझ में आएगा कि आपको बेसिक्स पे ध्यान देना है या फिर लॉजिक्स पे। अंडरस्टूड। ये होगी पहली चीज। दूसरी चीज हो गई कि जब आप टेस्ट सॉल्व करते हैं, आई होप सबके पास 2022 का पेपर है, सेट ए खोलिएगा, और जिसके पास नहीं है वो टेलीग्राम ग्रुप पे डाला गया है, प्लीज उसको देख लीजिए। प्लीज मैसेज पे बता दीजिए, है सबके पास पेपर? है। नितिन, आप टेलीग्राम ग्रुप पे जाइए और वहां से उसको देख लीजिए। आई होप टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है। मोहित, अगर आप हो तो उसको वो कर दो, मैसेज में, इसी मैसेज में पोस्ट कर दो। जी सर, ठीक है सर। हाँ, तो प्लीज सब लोग पेपर खोल लीजिएगा, सेट ए खोलिएगा, क्योंकि वही मैंने खोला है तो इजी रहेगा सबके लिए। मैं 2022 का पेपर डिस्कस करूंगा। ओके। हम्म। तो मैं आपको 5 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ जो मैं समझा हूँ अपने एक्सपीरियंस से कि पेपर सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहला, चलो इसको क्वेश्चंस के थ्रू करते हैं, ठीक है। मैं रैंडमली, आप सभी ट्राई कीजिएगा प्लीज। लेट्स मेक इट थोड़ा इंटरेक्टिव बनाएंगे, तो आप लोग समझ ज्यादा अच्छे से पाएंगे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन 3, 2022 का पेपर आई होप एवरीबडी हैज नाउ। 2022 का पेपर, क्वेश्चन नंबर 3, सेट ए, which is with reference to Indian economy, consider the following statements. ठीक है। Inflation is too high, Reserve Bank of India is liking to buy. So I'll ask just 2 3 people that how, and tell me not just the answer, but the process of how you reached this answer. Focus. I always try to focus on process. You also please focus on process. कि आप मुझे प्रोसेस बताइएगा आप कैसे पहुंचे। तो प्लीज स्टार्ट सॉल्विंग, आई विल गिव यू 2 3 मिनट्स। प्लीज थोड़ा जल्दी करना है ना, 2 2 मिनट दे रहा हूँ, तो अपन ऐसे 5 10 क्वेश्चन कर लेंगे। मैं मीनवाइल आई, कौन बोला? सर, मैं प्लीज, मनु। whoever wants to speak, raise your hand, I will give you the opportunity to speak.
ठीक है, बट फर्स्ट लेट पीपल कंप्लीट। ठीक है, तो फिर मैं 1 ही मिनट दे रहा हूँ। आई थिंक पीपल आर वेरी फास्ट। ठीक है, तो चलिए, आई होप लेट स्टार्ट। ठीक है, टाइम थोड़ा सा कम है, क्योंकि मुझे सुबह फिर 5 बजे उठना है। तो मनु प्लीज स्टार्ट। सर इसमें पहला ऑप्शन नहीं हो सकता है, और पहला ऑप्शन जो है A C D तीनों में आ रहा है, तो उसको एलिमिनेट किया तो B बचता है। फिर जो पहला है, इफ द इन्फ्लेशन इज टू हाँ, हाई, वन वन जो है, मैं उसको वन को, वो तीनों ऑप्शन में आ रहा है A C D, तो A C D को मैंने काटा तो B बचा, तो B ठीक है, मैंने भाग कर दिया। ठीक है। समीक्षा बताइए। सर इसमें जो मैंने नॉलेज बेस से करा था, आरबीआई इज लाइकली टू सेल द सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वो सेल करेगा जब इन्फ्लेशन इज टू हाई। तो जब फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी तो सेकंड स्टेटमेंट इज ओनली द राइट ऑप्शन, आई गेस। सेकंड ऑप्शन इज ओनली द राइट वन। ओके, रोहित हाँ लास्ट। सर। रोहित, हाँ सर, इससे पहला स्टेटमेंट जो है वो सर फॉल्स है। क्यों? क्योंकि अगर सर वो सिक्योरिटी जो है वो अगर आरबीआई ज्यादा सेल करती है तो फिर वो बायर को जो है पैसे देगी, तो जो है मार्केट में लिक्विडिटी जो है और बढ़ जाएगी, तो उससे इन्फ्लेशन बढ़िया, और बढ़ जाएगा। तो गुड, इसलिए पहला स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, तो जो है उससे A C D जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो ऑप्शन बॉम्बे आ वेरी गुड। जाएगा। तो हाँ, बिल्कुल बढ़िया। अब आप लोग क्या कीजिएगा, देखिए ये मैंने इजी क्वेश्चन चुना था। रीजन, पहली बात मैं जो आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोग इमीडिएटली जंप किए, और मैं यही आपको दिखाना चाहता था कि डू नॉट रश। जो क्वेश्चन विच द क्वेश्चन दैट सीम्स इजी माइट बी ट्रिकी, एंड यू डोंट वांट टू लूज ऑन दैट। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा आपका आंसर सही है या गलत है, बट आई एम फोकसिंग ऑन प्रोसेस। छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं, आप ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन इजी है, आई नो, डायरेक्ट आंसर है, आई नो, बट थोड़ा सा रुकिए और एक एक ऑप्शन को पढ़ लीजिए एक बार बस। ठीक है, आपने देखा इन्फ्लेशन इज टू हाई, आरबीआई लाइकली टू बाय, ठीक है, डायरेक्ट कोरिलेशन खत्म। बट एक बार पढ़ के बस देख लीजिए। तो पहला पॉइंटर, प्लीज नोट डाउन दीज 5 पॉइंटर सेपरेटली। पहला पॉइंटर ये है, नो क्वेश्चन इज इजी और डिफिकल्ट, टेक क्वेश्चन ऑन फेस वैल्यू। बस देखा, पढ़ा एंड देन आंसर निकाला। आई होप इट इज क्लियर। डू नॉट टेक एनी क्वेश्चन एज इजी और डिफिकल्ट। इजी करोगे तो जल्दबाजी करोगे, डिफिकल्ट करोगे तो लॉजिक नहीं लगा पाओगे। ट्राई करना कि थोड़ा शांति से विदाउट उसके करो। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है, इसका पर्पस ही ये था। ओके, हाँ, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अब लेट्स डू, चलो फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन स्टार्ट करो। विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड्स? हैंड रेस करते जाना और मुझे प्रोसेस बताना प्लीज। ओके, तो समीक्षा, रोहित, आप पहले भी थे, तो लेट्स गिव चांस टू राजवीर। यस सर। हम्म, सर मैंने इसको मार्क सर सबसे पहले सर थर्ड स्टेटमेंट जो सर मैंने देखा सर इसमें सर जो नॉन टैक्सेबल दिया हुआ था सर, तो सर गवर्नमेंट सर टैक्स तो सिर्फ एग्रीकल्चर या कुछ लिमिटेड प्रोडक्ट्स की यहाँ पर टैक्स छोड़ती है सर, तो गवर्नमेंट टैक्स तो लगाएगी सर। तो टैक्स अगर मानते हैं हम लोग तो सर एक ही ऑप्शन बचता है सर, और फिर दो जो ऊपर के ऑप्शन है सर वो भी उसके साथ मैच कर रहे हैं सर इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड के साथ। कैसे मैच कर रहे हैं? सर क्योंकि इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड सर फर्स्ट ऑप्शन दिया है कि गवर्नमेंट कैन रिड्यूस, मतलब आईआईबीज इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड खरीदने पर मतलब वो प्रोटेक्शन तो देगी सर। सेकंड स्टेटमेंट तो ट्रू होगा ही सर, अदरवाइज मतलब उसको बॉन्ड का फिर फायदा क्या है सर। सेकंड स्टेटमेंट तो ट्रू है सर, और थर्ड स्टेटमेंट सर क्लियरली रॉन्ग हो रहा है सर, मतलब क्योंकि वो नॉन टैक्सेबल ओके, तो हो ही नहीं सकता सर। ठीक है।
प्रयाग? सर इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट तो इतना समझ में नहीं आया, मैं मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट से रीड करना स्टार्ट करता हूँ, फिर सेकंड देखा तो सेकंड ट्रू था, तो मैंने मतलब ए बी डी में से आंसर होगा। फिर सर थर्ड में गया तो मतलब ये पढ़ा था मैंने, मतलब इसमें लॉजिक नहीं लगा है, ये पढ़ा था मैंने कि इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड में मतलब टैक्सेबल होते हैं वो, तो इसलिए मतलब क्योंकि सर ए फर्स्ट जो है वो तो नहीं समझ में आई, फर्स्ट वाला जो पॉइंट था, फिर भी ए मार्क किया। गुड। रोहित, स्टिल वांट टू से समथिंग? एक्चुअली सर इसमें क्या है कि ये सर ये वाला बॉन्ड जो है ना गवर्नमेंट ने सर 2013-14 के टाइम पर निकाला था। तो ये सर बॉन्ड जो है 6-6 महीने पर जो है इसमें जो है वो इंटरेस्ट जो है वो मिलता है, और ये बॉन्ड जो है टैक्सेबल है। इसमें ये जो है इसका ड्रॉबैक है, तो जो है इसलिए ऑप्शन जो है ये ऑप्शन जो है मैंने काट दिया था। और पहला ऑप्शन जो है वो ट्रू इसलिए है, जो है पहला स्टेटमेंट वो इसलिए ट्रू है क्योंकि इससे गवर्नमेंट को जो है वो बेनिफिट होगा कि जो है वो अपने हिसाब से जो है डिस्क्रिप्शन के हिसाब से जो है कम रेट पर मार्केट से पैसे जो है वो ले पाएगी, तो जो है ये सही है। तो देखो रोहित, हम आपका ठीक है, आपको नॉलेज है उस चीज की, लेकिन कईयों ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसको समझ ही नहीं आएंगे, जिनकी नॉलेज ही नहीं होगी। तो हमेशा ये ट्राई करना, ये दिमाग में रखना कि आप कोई भी चीज पढ़ोगे, मे बी आपने पढ़ा अच्छा हो, सब हो, बट हर चीज उस बारे में पढ़ना इज वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा दिमाग में कि सिर्फ नॉलेज नहीं, अपने को कॉमन सेंस भी लगाना है। अब प्रयाग का तरीका ठीक था करने का कि वो एक एक पॉइंट पे गया। राजवीर थोड़ा आप ज्यादा जल्दी जंप कर गए कि टैक्सेबल तो लग हो ही सकता है क्योंकि बाकी एग्रीकल्चर और 2-3 चीजें हैं जो नहीं होता। मैं राजवीर, मेरा ये पर्सनल सजेशन है कि एकदम जंप मत करो चीजों को, थोड़ा सा रिलैक्स होके एक एक पॉइंट पढ़ो, देन डू थिंग्स। आप अभी तो फिर भी कर पा रहे हैं, जब आप पेपर देंगे ना तो आपको पैनिक हो जाएगा उस टाइम। तो जब जंप करते हैं तो फिर आपका सिस्टम गलत चलने लगता है। तो मेरी रिकमेंडेशन क्या है, थोड़ा सा रुक के देख के पढ़िए। अब देखिए, एडवांटेजेस ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड्स। तो ये टर्म ही क्या है, जो समथिंग कुछ बॉन्ड है जो कि इन्फ्लेशन से लिंक्ड है। ठीक है, ऐसे बॉन्ड जो कि इन्फ्लेशन से लिंक्ड है। ठीक है। पहला पॉइंट क्या है, गवर्नमेंट कैन रिड्यूस द कूपन रेट्स ऑन इट्स बोरोइंग बाय वे ऑफ आईआईबी। अब देखिए, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, ये ऑब्वियस सी बात है कि कूपन रेट क्या होता है, रिड्यूस कैसे करेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसको अपन प्रोबेबिलिटी, अब सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंटर इज गो विथ प्रोबेबिलिटी रादर देन एब्सोल्यूट यस एंड एब्सोल्यूट नो। सेकंड पॉइंटर क्या इंपॉर्टेंट है, गो विथ प्रोबेबिलिटी। अब 3 टाइप की प्रोबेबिलिटी है मेरे हिसाब से, वेरी हाई, हाई एंड लो। अब फर्स्ट की क्या है, मीडियम है कि भाई हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, हमें नहीं ज्यादा नॉलेज, और मैं नॉलेज पे खेल ही नहीं रहा हूँ आज। नॉलेज है तो कर दो, वो ठीक है, बट अपन क्या खेल रहे हैं, नॉलेज नहीं है तब क्या करेंगे। सेकंड पॉइंट, IIBs provide protection from uncertainty regarding inflation. Now third pointer is relate question with the point. इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड है तो प्रोटेक्शन देगा ही बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग इन्फ्लेशन। उसका क्वेश्चन में लिखा ही है इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स, बॉन्ड्स जो कि इन्फ्लेशन से रिलेटेड है, तो उनका पर्पस ही क्या होगा, आपको अनसर्टेनिटी से बचाना। अभी आपको ये बहुत इजी लग रहा है, आगे जाऊंगा तो आपको धीरे धीरे डिफिकल्टी समझ आएगी। तो थर्ड पॉइंटर क्या है, रिलेट क्वेश्चन विद ऑप्शन। जैसे ही आप क्वेश्चन और ऑप्शन को रिलेट करेंगे आपको बहुत से आंसर मिलने लगेंगे। ओके, थर्ड इज इंटरेस्ट रिसीव्ड as well as capital gains are not taxable. अब ये थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। देखो सेकंड की क्या है, वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग राइट। ओके, तो हमने 2 तो सही मान लिया। थर्ड के साथ क्या ट्रिक है, इंटरेस्ट रिसीव्ड एज वेल एज कैपिटल गेन्स। गवर्नमेंट आपको ऑलरेडी इन्फ्लेशन से बचा रही है ना, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड है, आपको उससे बचा रही है कि आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हो जाए और आपके पास सिक्योरिटी भी रहे। तो फिर आप खुद सोचो कि क्या उस पर टैक्स लेना चाहिए। वो आपको ऑलरेडी एक श्योरिटी दे रही है तो आप कम से कम वो टैक्स तो ले सकती है। बेसिक सोचना, कॉमन सेंस सोचना सिर्फ, कि अगर आपको वो एक सिक्योरिटी दे रही है, इन्फ्लेशन से बचा रही है, अनसर्टेनिटी से बचा रही है, तो टैक्स लेने में क्या दिक्कत है।
क्योंकि जब आप एडमिनिस्ट्रेटर बनेंगे बाद में तो आपके पास भी ये डिसीजन मेकिंग होगी, तो बैलेंस कैसे करेंगे गवर्नमेंट फंड्स के लिए और पीपल के राइट्स के लिए। तो इसीलिए ये क्वेश्चन की ऑप्शन की प्रोबेबिलिटी है वेरी हाई ऑफ बीइंग नॉट करेक्ट, कि ऑलरेडी प्रोटेक्शन दे रहे हैं तो यार गवर्नमेंट हर चीज ही दे देगी तो गवर्नमेंट क्या कमाएगी। तो ये क्या हो गया, वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग नॉट करेक्ट। तो इससे अपन क्या हुआ कि 2 बहुत ज्यादा सही लग रहा है, 3 बहुत कम सही लग रहा है और 1 का तो पक्का है नहीं। तो देन व्हाट विल डू, विल गो विथ ऑप्शन ए, 1 and 2 ओनली। डेटा हैज टू बी टैक्सेबल, बिल्कुल वो भी एक है कि कैपिटल गेन्स टैक्सेबल होते हैं, बिल्कुल समीक्षा। तो समीक्षा में नॉलेज पे तो खेल ही नहीं रहा हूँ, आपको नॉलेज है उसको रिलेट करो, इसलिए एक इंपॉर्टेंट वर्ड आपको दे रहा हूं, इंटेलेक्चुअल कॉमन सेंस। जो भी आपको नॉलेज है प्लीज अगेन मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सिर्फ नॉलेज के बेसिस पे मत खेलना, बिल्कुल भी मत खेलना। नॉलेज है उसको कॉमन सेंस के साथ मिक्स करो, जैसे ही दोनों मिक्स करोगे आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग करेक्ट बढ़ जाएगी। इसलिए समीक्षा आपको नॉलेज थी कैपिटल गेन्स, आपने लॉजिक भी लगाया कि यार टैक्सेबल ऑलरेडी हो रहा है, ठीक है, ये खत्म हो गया आंसर। तो व्हेन यू मिक्स बोथ यू विल गेट बेटर प्रोबेबिलिटी। अंडरस्टूड? चलो, कोई कुछ बोलना चाहता है? चलो अब थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 7, रियल सेक्टर, ठीक है, लेट्स डू। और आई वांट मोर हैंड्स टू बी रेज्ड, ठीक है, ताकि और अच्छे से डिस्कशन हो। समीक्षा, और कोई नहीं है? जो मैंने आपको 2-3 लॉजिक बताए आप उनको अप्लाई कीजिए, देखिए आपको आंसर आएगा। चलिए लेट अस स्टार्ट। समीक्षा प्लीज। मैंने इसको कनेक्ट करा था रियल वर्ड से, कि रियल मतलब बहुत बेसिक होगा मेरे लिए। मैंने ऐसे सोचा था कि रियल मतलब बहुत बेसिक होनी चाहिए कोई भी चीज। तो फार्मर्स हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स इज रियली बेसिक थिंग, मतलब वो बहुत इनिशियल स्टेज होती है हर चीज की। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हैज टू बी करेक्ट। सेकंड इज लाइक टेक्सटाइल मिल्स, रॉ कॉटन। रॉ कॉटन जो एक वर्ड था, रॉ कॉटन वाज दिस पॉइंट कि मुझे लगा कि हाँ इसको अपन कनेक्ट कर सकते हैं, बेसिक चीज हो सकती है ना। सेकंड में आई वाज कंफ्यूज। और फिर कमर्शियल बैंक में थोड़ा सा स्टेप बैक था क्योंकि वो सर्विस सेक्टर की चीजें आ गई हैं यहाँ पर, है ना। और कॉर्पोरेट बॉडी आई वाज श्योर कि ये तो हो ही नहीं सकता। तो जब फोर्थ वाला एलिमिनेट कर लिया और फर्स्ट के लिए श्योर थी, तो आई वेंट विद ए ऑप्शन 1 and 2। ओके, ठीक है। नेक्स्ट विघ्नेश। Yeah, hi sir. So basically in economy there are 3 sectors: agriculture, industry and services. So point 1 is an agriculture sector, and point 2 is industry manufacturing sector, and point 3 is service sector. So 1 to 3 has to be in the option, which is only D. So I'll go with D. ओके ओके, ठीक है। आई थिंक वन डिफरेंट हैंड, आयुषी आई थिंक रेज्ड हैंड। यस सर। सर एक्चुअली रियल सेक्टर को मैंने कनेक्ट किया था एक्चुअल प्रोडक्ट अगर कुछ बन रहा हो उससे। Okay. तो लाइक क्रॉप्स, और अगर फैब्रिक है तो वो भी एक एक्चुअल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है। और सिर्फ लेंडिंग या बॉन्ड्स इशू करने में सिर्फ एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है वो, और कुछ एक प्रोडक्ट क्रिएट नहीं हो रहा है। तो इसीलिए आई So your logic was product, right? यस सर। Now आनंद आप बताइए। यस सर, मैंने भी यही सेम लॉजिक लगाया था कि कोई भी रियल सेक्टर कुछ ना कुछ प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा होगा। और जो चौथा ऑप्शन था ना, थोड़ा ऑड था क्योंकि वो कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं कर रहा था।
ठीक और बाकी समझ गया। सब तीनों प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे थे, इसलिए मैंने फिर ये इन तीनों के साथ गया था। ठीक है, लास्ट राजवीर कुछ बोलना चाहेंगे लास्ट? यस सर। सर रियल सेक्टर को सर मैंने भी सर प्रोडक्शन से ही उसको एसोसिएट करा था सर। और सेकंड थिंग Okay. सर जो फोर्थ ऑप्शन हम लोग ठीक। देख रहे हैं सर, वो मतलब फाइनेंशियल सेक्टर वाला पार्ट ज्यादा लग रहा था सर, मतलब थोड़ा सा। Okay, सर got it. इस वजह से। चलिए, अब सभी ने ऑलमोस्ट क्या किया, डिस्कशन। शशि, मोहित प्लीज हेल्प दिस। शशि, शशि ये ऊपर लिंक दी हुई है, लिंक उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको पेपर मिल जाएगा। तो देखिए, रियल सेक्टर, ठीक है, मोस्ट ऑफ यू वर इन द राइट सेट ऑफ माइंड कि रियल सेक्टर क्या है, एंड देन जंपिंग टू आंसर। बिल्कुल, दिस इज वन वे ऑफ आंसरिंग, जिसकी प्रोबेबिलिटी ठीक है। एक और तरीका क्या होता है, रिलेटिंग ऑप्शंस विद ऑप्शंस, दैट इज इंटर रिलेशन ऑफ ऑप्शंस। कैसे करना है इस क्वेश्चन में मैं वो बताता हूँ। रियल सेक्टर, रियल समथिंग रियल जो अपने को शायद टेंजिबल हो या दिख रही हो, मे बी, आई एम नॉट श्योर, नोबडी इज श्योर, लेट्स टेक दैट एज रियलिटी। First option, farmers, crops, textile mills, fabrics. Both are somewhat related, as you all told, there is some product. Third, commercial bank lending money to a train company, that is something money lending. Fourth, corporate bond issuing bonds overseas, that is also money raising. ठीक है, तो दोनों ही थर्ड और फोर्थ क्या है कि दोनों में पैसा या तो लैंड हो रहा है या रेज हो रहा है, बेसिकली समथिंग रिलेटेड टू मनी लैंडिंग एंड रेजिंग। तो अब अगर आप पॉइंट्स को रिलेट करेंगे तो 3 और 4 रिलेटेड है और 1 और 2 रिलेटेड है, लेकिन 1, 2 और 3, 4 का कोई रिलेशन नहीं है। अगर आप क्लब करेंगे तो 1, 2 बिल्कुल सेट ऑफ डिफरेंट है और 3, 4 का सेट डिफरेंट है। अब आप अगर ऑप्शंस पे जाएंगे, ठीक है, ऑप्शंस पे अगर जाएंगे तो 1, 2, 3, 4 सिर्फ डी में आ रहा है, लेकिन वो दोनों बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट। तो या तो 3, 4 सही होने के ज्यादा चांस है या फिर 1, 2 होने के ज्यादा चांस है। अंडरस्टूड? और 3, 4 का कोई ऑप्शन ही नहीं है। 3, 4 का कोई ऑप्शन नहीं है। मैं ये आपको क्या बता रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं पता तब कैसे करना होता है। ये छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं कि अगर आप रिलेट करेंगे 1, 2 रिलेटेड है, 3, 4 रिलेटेड है, लेकिन 3, 4 ऑप्शन नहीं है, 1 and 2 ऑप्शन है, और 1, 2 वर्सेस 3 and 4, तब आप किस पे लैंड कर सकते हैं, 1 and 2 पे। कभी कभी जब आपको टर्म समझ नहीं आएगी ना, जैसे यहाँ तो रियल सेक्टर है फिर भी आप कुछ बोल पाए, समथिंग XYZ सेक्टर होता और आपको यही समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे करूं, तब ऐसी ट्रिक से, इंटर रिलेशन ऑफ पॉइंट से बहुत बढ़िया आंसर आता है। मुझे अभी भी याद है 2019 या 20 में टेररिज्म पे क्वेश्चन था, UN कन्वेंशन ऑफ टेररिज्म और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। तो उसमें मैंने सिर्फ और मुझे कुछ आइडिया नहीं था, कुछ भी, और सिर्फ उससे मैंने आंसर निकाला था कि पॉइंट्स को इंटरलेट करके ये तो इसका होगा, वो तो उसका होगा। सिमिलरली यहां जाइएगा आप, दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू। आई होप मेरे पॉइंट क्लियर हो रहा है कि मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूँ, कन्वे क्या करना चाह रहा हूँ। क्लियरिटी आई थोड़ी? तो इंटर रिलेशन ऑफ ऑप्शंस, गुड, इंटर रिलेशन ऑफ ऑप्शंस, 1 and 2 एक सेट, 3 and 4 एक सेट, लेट्स रिलेट बोथ। ओके, चलो, वेरी गुड। सॉरी यार, दिन भर धूप में हो जाता है ना तो हालत खराब हो जाती है। चलो और क्वेश्चन करते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन अगर लग रहा हो डिस्कस करने लायक तो मुझे बताना, विल डिस्कस इट, क्योंकि 10 मिनट में विल वाइंड अप। ठीक है सर? हाँ आनंद, नहीं कौन बोला? मैं मनु। हाँ बताइए मनु। एक प्रॉब्लम आती है मतलब 2020 में कि अभी तो कुछ जो क्वेश्चन है एलिमिनेशन से भी निकल रहे हैं, लेकिन जब ओनली 2 पेयर करेक्ट, ओनली 3 पेयर करेक्ट ऐसे क्वेश्चन आए थे 2022 में, तब प्रॉब्लम हो गया था। तो ये 2022 का ही तो पेपर है। हाँ मतलब सर नीचे शायद ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसमें से 2 पेयर करेक्ट, 1 पेयर करेक्ट वाले। बिल्कुल, तो वो भी कर लेते हैं, 1, 2 वो भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे कोई क्वेश्चन नंबर बता दो
मैं डिस्कस कर लेता हूँ। देखो, मैं ये नहीं श्योरिटी देता कि बिल्कुल सही आंसर हमेशा मिल जाएगा, लेकिन 8 9 एक सेकंड में खोलता हूँ। लेकिन आप कितना क्लोज जा सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के, मैं आपको वो सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद 30 पे भी जाएंगे। ठीक है, अब अपन आते हैं 9th क्वेश्चन पे। यार इकोनॉमी बहुत ज्यादा डिस्कस हो रहा है, कुछ और डिस्कस करते हैं, पर ठीक है चलो, अब उठा लिया है तो कर लेते हैं। 9th क्वेश्चन इज, चलो सब लोग कर लो। राजवीर, कुछ यू वांट टू से समथिंग? यस सर। सर मुझसे एक डाउट था सर मेरे को सर, एलिमिनेशन में सर जहां पर 2 स्टेटमेंट होते हैं ना सर, तो वहां पर बोथ 1 एंड 2 करेक्ट भी होता है सर, एंड नीदर 1 एंड 2 भी करेक्ट होता है, 1 भी करेक्ट और 2 भी करेक्ट सर। उसमें सर मेरी प्रोबेबिलिटी सर नहीं बन पाती सर, एलिमिनेशन उसको कैसे करना होता है? बिल्कुल, ये जो मैं 4-5 पॉइंटर बता रहा हूँ ना राजवीर, देखो ऐसा जनरलाइज्ड मत सोचो। अपन क्या करते हैं, ओनली और ऑल बहुत ज्यादा जनरलाइज्ड करते हैं। क्वेश्चन देखो और ये 5 ट्रिक्स अप्लाई करना जो मैं बताई है। इजी, डिफिकल्ट, कीवर्ड्स और पेरिफेरी कीवर्ड्स, अब मैं वो भी बताऊंगा, अभी पेरिफेरी कीवर्ड्स भी बताऊंगा आपको कैसे पकड़ते हैं। क्वेश्चन को ऑप्शन से रिलेट करना, इंटर रिलेशन ऑफ ऑप्शंस एंड इंटेलेक्चुअल कॉमन सेंस। आप ट्राई करो, देखो मैं अभी, चलो 9th करते हैं पहले। 9th करिए फटाफट, फिर मुझे बताइए। With reference to the expenditure made by an organization, which of the following statement is or are correct? ठीक है। Acquiring new technology is a capital expenditure. Okay, debt finance is a capital, liquidity finance is a revenue expenditure. Okay. रेडी? करेक्ट? ठीक है, तो विघ्नेश ने सबसे पहले हाथ उठाया था, बताइए विघ्नेश। Yes, sir. So the first option is acquiring new technology is a capital expenditure. Capital expenditure is something you spend to create capital goods. So by new technology, you use that to create some other goods. So that's Okay. correct option. And second option is, I think it's switched. Debt financing is revenue expenditure. Equity financing is capital expenditure, because equity financing you put in, you have more responsibility. You will take, you have much more control. So that will lead to creation of capital goods. Instead of debt financing is you don't care, you just look for interest and then pay back of loans. So two is wrong, one is correct, one only. योगिता? सर जो फर्स्ट ऑप्शन था तो वो तो सही था कि क्या अगर अपन टेक्नोलॉजी में एक्सपेंड करते हैं तो हम कैपिटल एक्सपेंडिचर ही में आएगा, क्योंकि कैपिटल सीधे सीधे वो कैपिटल में लाई करता है। जो सेकंड वाला वो स्विच है, क्योंकि जो इक्विटी होती है उसमें हम कंपनी का एक पार्ट खरीदते हैं, मतलब उसमें अब शेयर होल्डर बन जाते हैं। तो उसमें हमारा ये जो ऑप्शन है, एक मिनट मैं पीडीएफ में देख रही हूँ एक्चुअली। हाँ, जो इक्विटी फाइनेंसिंग है इसमें लिखा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, नहीं, क्योंकि जो इक्विटी फाइनेंसिंग होती है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, क्योंकि हम अपना कैपिटल दे रहे होते हैं सामने वाले को। सर वो शार्क टैंक ज्यादा देख लिया ना, तो वो उससे सेकंड वाला एलिमिनेट हो गया और फर्स्ट वाला मेरे को आता था, तो ऐसा बन गया। आकांक्षा? हाँ, जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें जो कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात की है, सो या इट इज कम्प्लीटली ट्रू, क्योंकि एक्वायरिंग न्यू टेक्नोलॉजी में इफ वी आर स्पेंडिंग द कैपिटल इट इज फाइन। एंड इन द सेकंड ऑप्शन जिसमें इक्विटी फाइनेंसिंग की बात की गई है, दैट डजंट कंट्रीब्यूट्स टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सो आई थिंक दिस वाज द कीवर्ड। चलो ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। सो विद रेफरेंस टू एक्सपेंडिचर, अब आप लोगों ने अपना लॉजिक बताया, बेसिक सोचो थोड़ा। आप लोग क्या करो, आप लोग डायरेक्ट 3rd ग्रेड पे चले जाते हो, 1st ग्रेड पे आ जाओ। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या, बेसिक लेमन मतलब क्या हुआ? एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा करना,
कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब ऐसा खर्चा करना जिससे कुछ कैपिटल जनरेट हो, समथिंग कुछ जनरेट हो रहा है अपने लिए। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होगा? रेवेन्यू क्या होता है? कुछ कमाना, समथिंग, है ना, डेली बेसिस या मंथली बेसिस अपन कमा रहे हैं एक्सेट्रा, वो हो गया रेवेन्यू। मैं बहुत लेमन भाषा में बात कर रहा हूँ आपसे, ठीक है, बेसिक भाषा में। एक्सपेंडिचर खर्चा, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हुआ कि मंथली डेली टाइप के खर्चे जो आते जाते रहते हैं, ठीक है, बेसिक समझना। मैं नॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब अपन आते हैं इस क्वेश्चन पे। ये हो गया पहले क्या, कीवर्ड और पेरिफेरिक कीवर्ड समझना। क्वेश्चन पे मत डाइव कीजिए, पहले कीवर्ड समझिए। सेकंड थिंग, एक्वायरिंग न्यू टेक्नोलॉजी इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या समझा? कुछ अपना कैपिटल जनरेट हो रहा हो या फिर समथिंग जो कि जनरेट हो रहा हो कैपिटल से लॉन्ग टर्म के लिए, राइट। रेवेन्यू क्या हो गया? शॉर्ट टर्म रेवेन्यू आता जाता रहता है। एंड टेक्नोलॉजी एक्वायर करना इज अ लॉन्ग टर्म थिंग, बिग थिंग, जिसके लिए अपन ने कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है, तो इट हैज हायर प्रोबेबिलिटी। सेकंड ऑप्शन, debt financing is considered capital expenditure while equity financing is considered revenue expenditure. What is equity financing? Equity सबको पता है, बेसिक सोचो कि इक्विटी कहीं ऐसा इन्वेस्ट करना है जिसका शेयर होल्डर बन जाए, जैसे किसी ने आपने बताया। अब इक्विटी में इन्वेस्ट करना या फिर इक्विटी का पार्ट बनना, ऐसा तो है नहीं कि अपन डेली कर रहे हैं, मंथली बेसिस पे कर रहे हैं। किसी में अपन इक्विटी लेते हैं तो आप क्या कर रहे हो कि, या फिर इक्विटी फाइनेंसिंग आप किसी को अपनी इक्विटी दे रहे हो, तो इट्स अ लॉन्ग टर्म थिंग। ऐसा नहीं है कि चलते फिरते आ रहे हैं। और अपने लेवल पे मत सोचना, ये कंपनी लेवल पे सोचना। उसमें लिखा है मेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन और अ कंपनी। ये होते हैं पेरिफेरल कीवर्ड्स, कि मेन कीवर्ड एक्सपेंडिचर है, पेरिफेरल कीवर्ड क्या है? ऑर्गेनाइजेशन और अ कंपनी। तो इक्विटी फाइनेंसिंग इज कंसिडर्ड रेवेन्यू। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर छोटा मोटा आता जाता जो रहता है, कुछ जनरेट नहीं होता उससे बहुत तगड़ी चीज, तो इक्विटी फाइनेंस। लेकिन डेट फाइनेंसिंग कैपिटल नहीं हो सकता। क्यों? डेट क्या हो गया? लोन लेना। लोन इज अ लाइबिलिटी, ठीक है, लोन लेना इज अ लाइबिलिटी। तो इसीलिए आप उससे कैपिटल कुछ ऐसा जनरेट नहीं कर सकते खुद के लिए। आप समझ रहे? मैं बहुत लेमन भाषा में आपको क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मत जाइए आप ओवर अपनी एडवांस नॉलेज पे, लेमन सोचिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर समथिंग कॉन्क्रीट, समथिंग बिग। रेवेन्यू जो कि छलका पुलका चलता रहता है मंथली बेसिस पे, रिकरिंग बेसिस पे। जैसे किसी ने बोला कि रेवेन्यू इज रिकरिंग, इक्विटी शेयर ऑफ कैपिटल कैन बी समथिंग विच विल इंक्रीज आउटपुट, ये भी ठीक है। तो ये जो आप अब बेसिक बातें कर रहे हैं ना, अब मुझे अच्छा लग रहा है। बिल्कुल साधारण सिंपल सोचिए, जैसे शशांक क्या ने सोचा है कि भाई जिससे कैपिटल जनरेट हो रहा है, एक्सपेंडिचर जो कि रिकरिंग हो रहा है, उससे रिलेट किया, आंसर आ गया। आप लॉजिक समझ रहे हैं? मत एडवांस सोचिए ज्यादा। नॉलेज प्लस कॉमन सेंस, जैसे आप बेसिक सोचना चालू कर देंगे, आंसर भी सही होने लगेगा। अंडरस्टूड? ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, क्योंकि थोड़ा लेट हो गया। लास्ट क्वेश्चन करते हैं। कोई भी एक क्वेश्चन बता दो मुझे लास्ट, जो कि अपन ट्राई करेंगे बात करने का। इसी तरीके से अपन उसको डिकोड करेंगे। 8th क्वेश्चन, 30th क्वेश्चन। चलो 2-3 ऑप्शन दे दो, मैं उसमें सेलेक्ट करता हूँ। 8th क्वेश्चन क्या है ये? एक सेकेंड। 44, इनडायरेक्ट ट्रांसफर मिडिल डिफरेंस टू इंडिया। ये तो डायरेक्ट टर्म का क्वेश्चन है, ये कोई सेंस नहीं है। रुको, 44, एक सेकेंड। ठीक है, तो नॉट एवरीबडी एक सेकेंड है, मैं खोल लेता हूँ कोई भी एक क्वेश्चन। आप लोग तो बिल्कुल बोलते ही जा रहे हैं। ठीक है, चलो 44 कर लेते हैं। ठीक है, 44 खोल लीजिए, लास्ट क्वेश्चन। थोड़ा अजीब क्वेश्चन है, इसलिए मैंने लिया है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ WHO एयर क्वालिटी गाइडलाइंस, प्लीज एनलाइटन मी विद योर आंसर। ठीक है, शशि कुछ कहना चाहते हो?
तो 44th WHO एयर क्वालिटी गाइडलाइन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। एक सेशन और ले लूंगा मैं, तो उसमें अपन और डिटेल में डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन, ठीक है। नॉट एक्सीड दिस एंड increment. रेज योर हैंड अगर किसी को आंसर आ गया है, और प्लीज चेक मत करना आंसर ऑनलाइन। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले किसने हाथ उठाया था? सबसे पहले प्रयाग ने उठाया। प्रयाग बताइए। सर इसमें जो सबसे छोटी स्टेटमेंट है थर्ड, पहले वो मैंने पढ़ी, तो सर वो मेरे को एकदम ही गलत लग रही है, मतलब बहुत ही ज्यादा फॉल्टी लग रही है, तो मैंने इसको एलिमिनेट करा, तो मैं बी और डी पे गया। फिर से फोर्थ जो है वो ओजोन, एक्सेसिव ओजोन, चूंकि वो एयर पोल्यूशन है तो अस्थमा तो ट्रिगर वो करेगी क्योंकि इट इज एयर पोल्यूटेड, तो उससे फिर बी पे आया हूँ। ओके ठीक है, नेक्स्ट बताएंगे। नेक्स्ट उठाया था मितिन ने। Yes, sir. हाँ It's the बताइए। same thing I thought. Same thing I thought. Third तो wrong लगा, और जैसे ऑप्शन में गए तो 1 and 4 and 1 and 2 बचा, नेक्स्ट ठीक। तो मुझे भी B लगा। विघ्नेश। Yes, sir. So actually, first option, I have no idea, too many numbers. So Good. then I went to second option. In a year, highest levels of ozone pollution occur in the period of inclement weather. Inclement weather is bad weather, too much rain. So I think during rain and all, I don't think ozone will be there. So 2 is wrong for me. So I'll remove 2. C and D will go. Remaining I have A and B. So 1 is anyway correct. Third option, PM10 penetrate lung barrier. I think that's true. So 1 and 3 should be there in answer. So 1, 3, 4, A. Okay, 1, 3, 4 different answer. Okay, now Ayushi. सर 1 और 2 के बारे में तो कोई आइडिया नहीं था, बट थर्ड आई न्यू बाय नॉलेज कि ये गलत है, तो उसके बाद बी एंड डी बचा, और इफ आई वर टू सिलेक्ट सेकंड सही है या फोर्थ, तो फोर्थ की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है क्योंकि कैन लिखा हुआ है और ओजोन हजार्डस होती है इन ट्रोपोस्फेयर, वेरी गुड, तो फिर 4। गुड, ये अच्छा तरीका था। चलो सेम, बहुत अजीब क्वेश्चन है। देख के आपको सबसे पहली बात क्या आएगी, स्पेशली जब आप वहां दे रहे होगे, भाई ये कैसे होगा, ये तो बहुत डिफिकल्ट है, ये क्या लिखा है, ये U/M क्यूब एक्सेट्रा, कुछ समझ नहीं आएगा उस टाइम, पैनिक हो गए। शांति से एक बार सांस लेना और देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन में आंसर है, ध्यान रखना, क्वेश्चन में आंसर है। कैसे? पहला ऑप्शन चलो नहीं समझ में आ रहा, हटा दो उसको, ठीक है, सोचो ही मत उस बारे में, टाइम भी मत वेस्ट करना। सेकंड, इन अ ईयर द हाईएस्ट लेवल अकर्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इनक्लेमेंट वेदर। अब बहुत लोग इंक्लूडिंग मी, मुझे तो पता ही नहीं इनक्लेमेंट वेदर का मतलब क्या होता है। तो अपन क्या करो, सबसे पहले हिंदी पे जाओ, उसके हिंदी पे जाओ। वेरी गुड सुशांत। तो हिंदी में क्या लिखा है, प्रतिकूल मौसम। अब आई होप आप लोगों को इसका मतलब पता हो। अनुकूल और प्रतिकूल, अनुकूल मतलब फेवरेबल, प्रतिकूल मतलब विघ्नेश, बट यू न्यू द मीनिंग ऑफ इनक्लेमेंट, सो ईदर वेज। सो प्रतिकूल इज ऑपोजिट ऑफ नॉर्मल थिंग्स, मतलब अजीब सा वेदर हो रहा है एक्सेट्रा। तो इनक्लेमेंट वेदर मतलब गलत वेदर, गलत मतलब बारिश हो सकती है या समथिंग विच इज नॉट गुड। ओजोन पॉल्यूशन अकर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इनक्लेमेंट, नहीं, ओजोन पॉल्यूशन सबसे ज्यादा नहीं होता उस टाइम, ये ध्यान रखना। बारिश ज्यादा होगी तो ओजोन तो फिल्टर हो जाएगा। अंडरस्टूड? बहुत बेसिक है, लेकिन आप वर्ड पे मत जाओ, वर्ड के मीनिंग पे जाओ जो कि हिंदी में मिल जाएगा, बहुत बार हिंदी से सॉल्व हो जाता है। ये भी एक पॉइंटर है, नोट डाउन कर लेना इसको। फिर अगर आप अब आप अगर आप जाओगे फोर्थ पे,
फोर्थ इज वेरी नॉर्मल यार, ज्यादा ओजोन रहेगा तो ऑब्वियसली एयर में ज्यादा ओजोन पॉल्यूशन रहेगा तो अस्थमा करेगी, मतलब दैट इज अ वेरी बेसिक थिंग। तो अगर आप सेकंड हटा दो और 4 को सही करो तो फिर क्या ऑप्शन बचता है आपका, ए और बी। ठीक है, ए और बी में क्या है, अब 3 सही है कि नहीं देखना पड़ेगा। PM10 that is particulate matter 10 can penetrate the lung barrier and enter the bloodstream। चलो मैं लंग बैरियर तो मान रहा हूँ, ठीक है, लंग वंग में चला जाता है, पोल्यूशन होता ही है, लेकिन ब्लड स्ट्रीम में एंटर करना इज टू फार फेच्ड कि भाई वो तुम्हारे खून में ही जुड़ गया। जैसे बहुत लोगों ने बोला ना, बहुत बेसिक सोचो, अपन अगर देखेंगे अपन ये सोचने लगेंगे यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है यार, PM10 हो सकता है एक्सेट्रा, लेकिन लॉजिक लगाओ, कॉमन सेंस लगाओ कि यार PM10 अगर ब्लड में ही घुस गया तो फिर हो गया, लोग ही निपट गए होते अभी तक सारे। समझे? तो हाँ, आपने क्या गलती करी विघ्नेश, आप लंग बैरियर पे चले गए, लेकिन आपने पूरा नहीं पढ़ा, इसलिए मैं कहता हूँ शांति से पूरा पढ़िए, हैव पेशेंस एंड स्टडी द होल सेंटेंस। लंग बैरियर ओके, आई कैन अग्री, ब्लड स्ट्रीम वेरी डिफिकल्ट टू एग्री, सो वेरी लो प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग राइट। अंडरस्टूड? तो इस बेसिस पे अपन ने क्या किया, ये बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है ऑन द फेस वैल्यू, लेकिन आप देखो आप क्वेश्चन से आंसर निकाले। डू यू पीपल एक्चुअली अग्री? रेज योर हैंड कि अपन ने क्वेश्चन से आंसर निकाला है कि नहीं। हाउ मच नॉलेज डिड वी एक्चुअली यूज इन द क्वेश्चन? अग्रीड? अब अनुकूल और प्रतिकूल नहीं आता फिर तो अब मैं कुछ नहीं कह सकता यार, इतनी हिंदी तो आनी पड़ेगी अगर इतनी इंग्लिश नहीं आती तो। है ना? तो मुझे भी इंक्रीमेंट नहीं पता था तो मैं वहां चला गया। ठीक है, तो इधर वेज यार, मतलब तो मैंने आपको क्या भी समझाने की कोशिश की, जस्ट हैव पेशेंस, एक एक पॉइंट देखो, क्वेश्चन में आंसर छुपा है। अब देखो इंक्रीमेंट नहीं प्रतिकूल में छुपा था, एक्सेसिव ओजोन में छुपा है, लंग नहीं ब्लड स्ट्रीम में आंसर छुपा है। समझ गए सभी लोग? आई होप आई एम एबल टू डिलीवर समथिंग फ्रूटफुल इन टर्म्स ऑफ पेपर सॉल्विंग। अंडरस्टूड ना? तो थोड़ा क्लैरिटी आई कि पेपर सॉल्व कैसे करना है। नाउ मेरी रिक्वेस्ट या फिर मेरी आपसे एक सजेशन ये है कि जब आप नाउ व्हेन यू विल सॉल्व पेपर, ये जो मैंने आपको 5-6 पॉइंटर दिए हैं, रिपीट ताकि आप नोट डाउन कर लो। सॉरी। पहला है नो क्वेश्चन इज इजी और डिफिकल्ट, टेक क्वेश्चन ऑन फेस वैल्यू, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड इज फोकस ऑन कीवर्ड्स एंड पेरिफेरी कीवर्ड्स, ध्यान रखना। जैसे सेकेंड पॉइंटर था तो अपन ने क्या है, इंक्लेमेंट वेदर क्या हुआ, ये पेरिफेरी कीवर्ड है, इसको ध्यान देना। ठीक है, फिर क्वेश्चन को ऑप्शन से रिलेट करो, क्वेश्चन को ऑप्शन से रिलेट करो, वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड नहीं फोर्थ, इंटर रिलेशन ऑफ ऑप्शंस, ऑप्शंस को एक दूसरे से इंटर रिलेट करो, समझ जाओगे। फिर इंटेलेक्चुअल कॉमन सेंस, पांचवा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपने स्टडी टेबल के आगे लिख लेना, मुझे बहुत काम आया था। उसके बाद एक और क्या बताया था मैंने आपको, मैं खुद ही भूल गया। इंटेलेक्चुअल कॉमन सेंस, प्रोबेबिलिटी पे खेलो, ये मत सोचो एब्सोल्यूट यस एब्सोल्यूट नो, बिल्कुल मत सोचो। प्रोबेबिलिटी क्या, 3 टाइप, वेरी हाई, हाई एंड लो, इन 3 पे खेलना, ज्यादा इधर उधर मत खेलना। क्लियर? और इंग्लिश में समझ नहीं आए लास्ट पॉइंट तो हिंदी पे जाओ, और हिंदी भी नहीं आए फिर तो कोई बात नहीं है ना, फिर कोई लोड नहीं है, फिर तो चलता रहता है, क्वेश्चन को छोड़ देना। अब मैं ये नहीं कह रहा कि हर क्वेश्चन में ही अप्लाई करो, बट आई कैन बेट ऑन दैट कि आपको करीब करीब 15 से 20 क्वेश्चन यू विल फाइंड इन एनी पेपर, एनी PYQ, जस्ट गिव मी एनी PYQ, आई विल गिव यू 15-20 क्वेश्चन। मैं करीब 1.5 साल से नहीं पढ़ रहा हूँ आफ्टर सिलेक्शन, आई एम कंटिन्यूअसली गोइंग थ्रू ट्रेनिंग सिंस 11 months, बट स्टिल आई एम एबल टू डू दिस। क्यों? क्योंकि मैं बस क्वेश्चन से आंसर निकाल रहा हूँ, आई एम जस्ट अप्लाइंग बेसिक थिंग्स। ठीक है, मनु कुछ कहना चाहते हो? यस सर,
सर ये जो हिस्ट्री के क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी में मतलब बिल्कुल ही ऑफ द ट्रैक कर देते हैं, तो आपकी हिस्ट्री में क्या अप्रोच रहती थी, कैसे आप डील करते थे यूपीएससी क्वेश्चन? देखो हिस्ट्री में ना या तो आपको आता है, वो तो चलो हटा दो। दूसरा होता है कि बिल्कुल नहीं आता है, बिल्कुल आप क्वेश्चन, जैसे मैंने जो आपको ट्रिक्स बताए, आप क्वेश्चन से आंसर नहीं निकाल पा रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं निकाल पा रहे हैं, तो उसको एक तरफा छोड़ देना, बिल्कुल अननेसेसरी ट्राई मत करना। ये जो मैंने आपको ट्रिक बताई है इररिस्पेक्टिव ऑफ सब्जेक्ट है, इररिस्पेक्टिव ऑफ सब्जेक्ट। तो आप थोड़ा टाइम शॉर्ट है, अगली बार ऐसा करूंगा मैं, आपको हिस्ट्री के भी फोकस करूंगा, तो आपको ये समझ में आएगा कि कईयों ऐसे पेपर, एक क्वेश्चन था समथिंग, उसमें से एक ऑप्शन तो इससे एलिमिनेट हो गया था। उसमें लिखा था कि ये पॉइंट्स बताओ इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, ठीक है, और एक ऑप्शन था वो डायरेक्ट पॉलिटिकल से रिलेटेड था, तो वो उसी से हट गया था। तो मैंने क्या किया था, क्वेश्चन को ऑप्शन से रिलेट कर लिया था। अंडरस्टूड? तो आप ये ट्रिक अप्लाई करो, आई एम टेलिंग यू ज्यादातर आंसर्स मिलेंगे। कुलदीप। जय हिंद सर। जय हिंद। मैं ये पूछ रहा था आपको कि ज्योग्राफी में मेरे को ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, बाकी सब्जेक्ट्स तो कवर हो रहे हैं, ज्योग्राफी में फैक्ट्स याद नहीं हो रहे और कॉन्सेप्ट्स ऊपर से जा रहे हैं मतलब। तो ज्योग्राफी में दिक्कत आ रही है तो उसको ऐसा करो, डायग्राम्स के थ्रू पढ़ो, वीडियोस के थ्रू पढ़ो। ज्योग्राफी क्या है, एक विजुअलाइजिंग सब्जेक्ट है। अगर आप विजुअलाइज कर पा रहे हो तो आप बहुत जल्दी उसको रिटेन कर पाते हो। तो कुछ लेने की जरूरत नहीं है, यूट्यूब पे जाओ, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा नहीं है ना सारे टॉपिक्स नहीं बन रहे, कुछ टॉपिक्स नहीं बन रहे होंगे, हाँ हाँ कुछ टॉपिक्स सर। तो उनको क्या करो, यूट्यूब करो, तो बहुत अच्छे अच्छे डायग्राम्स और चीजों के थ्रू वो समझाते हैं। तो कोई भी सब्जेक्ट, नॉट इवन ज्योग्राफी, कोई भी सब्जेक्ट नहीं समझ में आ रहा हो तो ट्राई ये क्या करो कि विजुअलाइज करने का चीज है, वीडियो के थ्रू उसकी पिक्चर मेमोरी क्रिएट कर लो, उससे समझ आ जाएगा तुम्हें। ओके सर, थैंक यू। दिस वर्क फॉर मी। मैप्स कैसे करें? मैप्स तो यार जो भी करंट में चल रहा है उसका मैप्स कर लो और कॉन्टिनेंट वाइज इंपॉर्टेंट प्लेसेस कर लो, बस उससे ज्यादा मत करना। इंडिया का तो पढ़ना ही पड़ेगा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, अब नितिन। कुछ नहीं। शशि। yes Anjali. I think I'll solely take on how to attempt paper another session, ठीक है, जिसमें मैं ट्राई करूंगा थोड़ा और क्वेश्चंस देखने का, और फिर I'll take another session please. शशि टेल मी, कुछ बोलना है? शशि नहीं, ओके। तो आई थिंक दिस इज डन एंड आई होप लिमिटेड टाइम में कुछ आपको मैं समझा पाया हूँ, थोड़ा मेरा एक्सपीरियंस। और प्लीज ये कुछ पॉइंटर्स हैं, बिल्कुल शांत दिमाग से सांस लेके शांति से कीजिएगा। यू विल बी एबल टू स्कोर मोर देन वट एवर यू आर स्कोरिंग नाउ। 20-30 ज्यादा ही स्कोर कर पाओगे, टेंशन मत लेना, ठीक है। और ये ट्रिक्स अप्लाई करना एंड मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, ग्रुप पे मैसेज कर देना कि हाउ डिड दैट हेल्प यू, ताकि मैं और ज्यादा उस चीज में एडिशन कर पाऊँ, ताकि अपने नेक्स्ट सेशन में। अंडरस्टूड? One more thing, Shubham, just once before we conclude, I'm really happy to see some of our friends like ये राजवीर हैं, मितिन हैं, विघ्नेश हैं, अंजलि, समीक्षा, खासतौर से। तो समीक्षा को पहले इशू होता था, she used to solve by knowledge. Okay. I'm really happy in your session that she's solving by applying, जैसे LTCG वाला उसने लगाया, मुझे I'm very happy. Very good. Even Manu भी, तो I'm really proud of you guys. Keep working. Yes. Really happy. ये अच्छा, ये सब ऑलरेडी स्टूडेंट है? ये समीक्षा सारे अपने सारे जितने आंसर दिए ना अच्छे से, जो थोड़ा दिमाग लगा के, so it shows that they're working really hard. Very good. तो आप लोगों ने कौन सा कोर्स ज्वाइन किया हुआ है? कोर्स आई वुड नॉट से यार, मतलब इनिशिएटिव ले लो, आई डोंट लाइक कोर्स वर्ड। हाँ, कौन सा, किसका पार्ट है आप लोग? गंतव्य। अच्छा, गंतव्य मैनिफेस्ट सारथी। अच्छा, आप सबका पार्ट है। ओके ओके, नहीं अच्छा है। आई होप गंतव्य इज हेल्पिंग Actually, I joined yesterday only.
ओके, गंतव्य क्योंकि स्पेसिफिक टू प्रीलिम्स है, तो इस गंतव्य हेल्पिंग यू ऑल? यस सर। वेरी गुड। कुलदीप, कुछ कहना Very चाहते हो good. आप? ओके सॉरी सर, हम बाय मिस्टेक हो ओके ओके। तो बहुत अच्छा है यार, अथर बहुत मेहनत करते हैं, मोहित बहुत मेहनत करते हैं, और मेरा या अथर का पर्पस ही ये था इस ग्रुप का कि आप लोगों को एक अच्छा कोच दे पाए। देखो, कोचिंग बहुत है, मटेरियल बहुत है, मैं कभी कमेंट नहीं करता हूँ चीज़ों पे, जो आपको करना है करो, आपकी लाइफ है। लेकिन मैं बहुत फेल हुआ हूँ लाइफ में 7 साल फेल हुआ हूँ, और मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है कि बहुत लूट रहे हैं भाई बाहर, गजब लूट रहे हैं, ठीक है? तो अननेसेसरी भागो मत, दूसरों को इमिटेट मत करो, खुद का पाथ बनाओ। ये ग्रुप, ये इनिशिएटिव्स हमने लॉन्च ही इसलिए किए कि आपको मिनिमम कॉस्ट, क्योंकि यार देखो हम भी टाइट रहते हैं, मैं भी एक सिविल सर्वेंट हूँ, ये भी एक सिविल सर्वेंट है, हम लोग इतना नहीं कर पाते, तो इसलिए इसको मिनिमम कॉस्ट पे हमने इसलिए रखा है कि आपको मैक्सिमम डिलीवर हो पाए। तो मैं बहुत खुश हूँ कि चलो वो कुछ फ्रूट्स क्रिएट कर रहा है, एज अथर टोल्ड, वेरी गुड। आई होप दिस थिंग कंटिन्यूज, और कोई भी इशू हो, कुछ भी हो, either you are part of any initiative or not, I don't care, मतलब all the time, I never care. Daily I receive many messages and I try to reply. तो करो, अच्छे से करो, हम तुम्हारे साथ बैठे हैं, चाहे तुम कहीं किसी गांव से हो या कोई दिल्ली से हो या यूएस से हो, कहीं भी बैठे हो, ठीक है? आई डोंट केयर, मैसेज अस, मैसेज मी, कोई भी इशू हो, वी आर देयर, जस्ट स्टडी वेल यार। मतलब मुझे ऐसा लगता है हम अगर 50-100% दे रहे हैं, आप लोग 200% दो, हम लोग खड़े हैं आपके लिए, ठीक है? बिल्कुल परेशान मत होना कि आपके घर में कोई नहीं है, आपकी कॉलोनी में नहीं है, आपके फ्रेंड्स में सिविल सर्वेंट नहीं है। हम लोग को अपना बड़ा भाई मानो, जो मानना है मानो, और करो अच्छे से तैयारी, हम लोग बैठे हैं, ठीक है? कोई टेंशन मत लेना, कोई टेंशन हो हमसे डिस्कस करो। मेरे पे डेली मैसेज आते हैं, किसी के घर में दिक्कत, किसी को फाइनेंशियल दिक्कत, मतलब इतनी दिक्कतें हैं पूरी, मतलब आई थिंक सभी की लाइफ में। बिल्कुल परेशान मत होना, ठीक है? नितिन, कुछ हुआ है नितिन? हाँ सर, मैं गंतव्य के रिगार्डिंग ही बताना चाहता था। मैंने पहले भी ओके एक बार बताया था और आज भी रिपीट कर रहा हूँ कि ये मैं अपने आप को लकी मानता हूँ कि मैं गंतव्य का पार्ट हूँ सर। मैंने ये जो जर्नी स्टार्ट करी, मैंने जब भी सोचा वेरी फर्स्ट टाइम आई एम गिविंग दिस एग्जाम, आई एम गोइंग टू गिव दिस एग्जाम, तो मेरी जर्नी के अंदर अगर गंतव्य आया है तो मतलब मैं अपने आप को अच्छी लकी बात, मान रहा हूँ कि मैं परफेक्ट जगह पे लैंड हुआ हूँ। सही बोल रहा हूँ सर? वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो बस मेरा यही कहना है कि अच्छे से करो, तुम सब लोग करो, हम लोग बैठे हैं, कुछ भी इशू हो जस्ट मैसेज, ठीक है? चलो, ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। चलो, लेट्स पैक अप, ठीक है? ओके, मोनिका अभी ज्वाइन किया है। मोनिका, सॉरी, द सेशन हैज कंक्लूडेड। अभी पोस्ट कर देंगे आपकी रिकॉर्डिंग, राइट? जैसी प्रोसेस होती है। चलिए।